हेलो 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 हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे स्कूल साथियों, क्या हाल चाल? सब लोग राजी खुशी? हाँ जी। ऐसे ही स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहना है आप सभी लोगों को, क्योंकि अब आप सभी के साथ है स्कूल साथी। तो गणेश जी का नाम करके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान में पहला अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को जाना था। पावर शेयरिंग, है ना? पावर शेयरिंग क्या है? मतलब सत्ता की साझेदारी के बारे में समझा था। सत्ता की साझेदारी, भैया साझेदारी तो हर जगह जरूरी है ना? दो भाई हैं, अगर दोनों भाइयों के बीच में अगर दोनों को ये ना लगे कि मेरा खुद का अपना अस्तित्व है ना, तुम लोगों में भी दोस्ती यारी में भी लगता है कि यार सब पावरफुल हो, है ना, या एक ज्यादा पावरफुल है तो एक व्यक्ति को कम पावरफुल भी लगे, लेकिन ऐसा लगे कि मेरे साथ में ये व्यक्ति है। तो पावर शेयरिंग के मतलब ये शेयर करना, मतलब बांटना। किसको बांटना? शक्ति को बांटना। तो उस अध्याय से ही कुछ जुड़ी कहानी को हम आगे की ओर लेके चलेंगे इस अध्याय में। समझ में आया? चलिए, तो इसको बेटा मैंने कंसाइज कर दिया है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किताब आपने चाहे जितनी पढ़ी हो, पर अगर इस क्लास को आपने पढ़ लिया, आपको बहुत सारी चीजें बेटा समझ में आ जाएगी। इंट्रोडक्शन क्या है? तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फेडरलिज्म पर। इसे कहते हैं संघवाद। क्या कहते हैं मुन्ना? ये थोड़ी देर अपना करतब दिखाएगा। हो जा भैया, दिखा दे। हाँ, नोट्स और माइंड मैप्स चाहिए। आप इस क्लास को देखने के बाद आप जा सकते हैं किस पर? एप्लीकेशन पर। ये थोड़ा वेट करना पड़ता है। ठीक। हम पढ़ रहे हैं संघवाद। क्या होता है बच्चों संघवाद? इसको इंग्लिश में फेडरलिज्म कहा जाता है। इस चैप्टर में, इस अध्याय में जितनी बातें पढ़ेंगे वो हमारे पिछले अध्याय से क्या होगी? रिलेट करेगी, संबंधित है। ठीक। एक सेकेंड रुकना, मैं भी थोड़ी सी पावर शेयरिंग करके आता हूँ। ये हो गया। ठीक है। चलिए, क्लियर है ना सब? हाँ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं संघवाद। फेडरलिज्म क्या होता है, संघवाद क्या होता है? इस चैप्टर में आखिरकार हमको पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है जो हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था, कि सत्ता की साझेदारी। उसमें दो एग्जाम्पल देखे थे, एक था बेल्जियम, एक था श्रीलंका। बेल्जियम ने हमने देखा कि समझदारी दिखाया, और वहां पर जब विरोध उत्पन्न हुआ तो उसने थोड़ी थोड़ी पावर सबको दे दी, और वो सुखी खुशी। समझ में आया? वहीं पर श्रीलंका ने जब आवाज उठी, दंगे हुए, तो अगर उसी समय वो सत्ता का बंटवारा कर देता तो सब चुप हो जाते, बढ़िया स्थिति हो। पर वहां पर परिणाम क्या निकला? उसने बोला कि सेंट्रलाइज रहेगी, पूरी पावर केंद्रीकृत रहेगी, है ना। हम किसी को बड़ा नहीं बनाना चाहते, किसी को पावरफुल नहीं करना चाहते, तो लो भैया जेलो। है, दंगे हुए, मारपीट हुई। आज भी श्रीलंका का हाल क्या है आप सभी लोग जानते हैं? नहीं जानते तो देख लिया करना, थोड़े बड़े होगे और जान जाओगे, है ना। तो संवाद आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ा रहा हूं। स्कूल में आपने किताब को पढ़ी है, मैं उस किताब का सारांश बताने वाला हूं, ताकि इतना पढ़ोगे क्वेश्चन आंसर आप बना लोगे। ठीक है? देखो, क्या कह रहा है कि भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है। बड़ा देश है भाई, दुनिया भर के बड़े देशों में अपना सातवां स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से तो हम पहले स्थान पर आ जाएंगे। विविधताएं कैसी? अलग अलग धर्म, जाति। अरे आप अपने आसपास देख लो, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई इस जात का है, कोई उस जात का है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है। डायवर्सिटी तो है ना। जैसे आसपास पेड़ पौधे में भी आपको डायवर्सिटी दिखेगी, जंगली जानवरों में डायवर्सिटी दिखती है, पालतू जानवरों में डायवर्सिटी दिखती है। तो विविधताएं हैं। हमारे देश पूरा विविधताओं वाला है। ठीक है? तो भारत एक देश है, और अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। रहते हैं, नहीं रहते, है ना। तो अब इन सब के बीच में तालमेल बना के रखना है। कैसे रहेगा सर? अभी बताता हूं।
यहाँ भाषा, धर्म, संस्कृति और क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं भैया। कोई अंग्रेजी भाषा बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तो कन्नड़ बोलता है। साउथ में जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और वो लोग इस मतलब हमारे साइड आते हैं, उत्तर में आते हैं, तो उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती। ठीक है ना। तो बहुत सारी इस देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति, अलग अलग परंपराएं हैं। हाँ? मुस्लिमों के अलग त्योहार है, हिंदुओं के अलग त्योहार है नहीं है? इन विविधताओं को साथ रखने के लिए संघवाद अपनाया गया। जी हाँ, यहां से हमको एक चीज अपनाया गया कि आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में संघवाद को क्यों अपनाया गया। अब बोलोगे सर आपने बोले कि संघवाद, अरे संघवाद क्या है ये तो बताओ। संघवाद का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी देश में या किसी भी स्तर पर जब हम क्या करें, शक्तियों का बंटवारा दो या दो से अधिक स्तर में कर दें। मान के चलिए वहां पर फेडरलिज्म में, जैसे अपन घर का एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके घर में अगर दादा है, दादी हैं, पापा, मम्मी, आप और आपकी बहन, छोटे परिवार की मैं कल्पना कर रहा हूं। ठीक। अब मान के चलिए इसमें अगर ये हो जाए कि सारी पावर सिर्फ दादाजी के पास रहे, दादी भी डर रही है, पापा भी, मम्मी भी, कोई उनके बगैर बिना पूछे कोई काम हो ही नहीं रहा है, तुम भी परेशान, वो भी परेशान, सब परेशान, दादाजी तो खुश, तो सब कुछ परिवार में ठीक रहेगा कि नहीं? लड़ेगी, मम्मी पापा से लड़ेगी, पापा दादी से लड़ेगा, दादी दादा से लड़ेंगी, लड़ाइयां तो होंगी, होंगी नहीं होगी? अब अगर वहीं पर क्या कर दिया जाए कि भैया देखो सबके अलग अलग काम है, अगर कहीं बाहर जाना है ना, कुछ घूमना फिरना है, कुछ बड़े जमीन खरीदनी है या जमीन बेचनी है, कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं तो दादाजी से पूछेंगे। छोटा मोटा अगर बच्चों वाले जितने भी डिसीजन है वो पापा जी के हाथ में हो जाए। घर में क्या लेना है क्या देना है, मम्मी जी के पास में भी कुछ पावर हो जाए, तो सब बैलेंस रहेगा ना, है ना? तो जहां पर स्तर मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना, अलग अलग स्तरों पर शक्तियों का क्या कर दिया जाए बेटा, बंटवारा कर दिया जाए, उसे कहते हैं संघवाद। ठीक। पर ऐसा नहीं कि किसी को कोई भी शक्ति, कोई भी कुछ भी कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे भारत की बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं, है ना, 28 राज्य हैं और भारत एक केंद्र भी है। ठीक है। तो राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार पूरे भारत सरकार की होती है। मतलब मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन दोनों के बीच टकराव हो सकता है, लेकिन कभी मोहन जी ये नहीं बोल सकते कि मैं मध्य प्रदेश अलग देश बनाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, हमारा भारत से अलग नहीं हो सकते। यही चीज संघवाद को स्पष्ट करता है। संघवाद लोकतंत्र को मजबूत करता है और सत्ता का संतुलन बनाता है। संघवाद की विशेषता क्या है कि डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र क्या है बेटा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन, इसे क्या कहते हैं हम, लोकतंत्र कहते हैं। और यहां पर लोकतंत्र में जब तक कि आप शक्तियों का बंटवारा नहीं करोगे, जब तक अलग अलग स्तर पर सरकारें काम नहीं करेंगी, तब तक आप ये मान के चलिए कि किसी प्रकार से संतुलन की स्थिति नहीं बन सकती। सब लड़ेंगे, सब कटेंगे। ठीक। क्लियर हो गया? ये भारत देश दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ये भारत की विविधता को बताता है। ठीक है। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। ठीक। ये हो गया, ये था संघवाद का परिचय। अब अगला देखो, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता दो या उससे अधिक स्तर की सरकारों के बीच बांटी जाती है। यही बात मैं आपको बताया था, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। जैसे देश में पूरे देश का मुखिया, है ना, देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति होता है, और पूरे राज्य का मुखिया देखा जाए तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का दादाजी, राष्ट्रपति पूरे देश के दादाजी। दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के पापा जी, चीफ मिनिस्टर पूरे स्टेट के पापा जी। ठीक है। तो पावर सबके पास है, मुखिया दोनों है, पर दोनों के रोल अलग अलग है। ठीक है। तो ये होता है बेटा संघवाद, है ना। भारत एक संघीय देश है,
क्यों? क्योंकि यहां पर केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार है, और दोनों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है ना? जैसे आप क्लास में प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर को ओवरऑल स्कूल के हर डिसीजन की पावर है। ये मान के चलिए वो केंद्र सरकार है। ठीक? वो हर क्लास के बच्चे के लिए पावर रखते हैं, उसको बोलने के, नियम का अनुपालन करवाने। पर क्लास 10th में जो क्लास टीचर होगा आपका, वो मान के चलिए राज्य सरकार है। समझ आ गया होगा अब? उनकी अपनी पावर है। अगर वो क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उस दौरान वो सारे डिसीजन, क्लास में क्या होगा, कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, किसको पीटना है, किसको थप्पड़ लगाना है, किसे प्यार करना है, वो सब क्लास टीचर डिसाइड कर लेगा। ठीक? तो इसकी विशेषताएं आपका 5 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है? सीबीएसई में, एमपी बोर्ड में 4 नंबर का आता है। पूछा जाता है कि संघवाद की क्या विशेषता है, तो 7 प्रकार की विशेषताएं आप याद रखना। ठीक? पहला, 2 या अधिक स्तर की सरकार। जहां पर भी संघवाद होता है तो वहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। प्रत्येक स्तर की सरकार के अपने अधिकार हैं, हर स्तर की सरकार के अपने अधिकार रहेंगे, है ना? ठीक? संविधान में अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया है कि भाई किसका क्या काम होगा। जैसे घर में दादाजी की अपनी भूमिका तय हो जाए, पापा जी की अपनी भूमिका तय हो जाए, तो सब फ्री है ना, सबको पता है हमें करना क्या है। ठीक? संविधान सर्वोच्च होता है, मतलब कुछ भी हो जाए, संविधान क्या है? सबसे ऊंचा है। संविधान सबसे ऊंचा है। राज्य का मुख्यमंत्री भी अगर काम करेगा तो देश का उत्थान, मतलब देश का विकास को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। प्रधानमंत्री जी काम करेंगे तो उनके जहन में देश का विकास शामिल होगा। ठीक? न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। न्यायपालिका किसकी रक्षा करती है? संविधान की रक्षा करती है। राजस्व और करों का बंटवारा, जो टैक्सेस है ना, टैक्स और जो रेवेन्यू आता है, उसका क्या किया जाता है? दोनों के बीच बंटवारा होता है। न्यायपालिका जो काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद अगर बीच अगर किसी प्रकार का झगड़ा मगड़ा हो जाए, है ना, तो वो क्या कर देगी? भैया इधर आओ, दोनों बैठो, का गड़बड़ चल रही है मुन्ना, है ना? तो दोनों के बीच सारी चीजें ठीक ठाक करने का काम करती। दोनों के अधिकारों का विभाजन मैंने आपको बता ही दिया। टैक्स को लेकर दोनों के बीच बंटवारा होता है। दोनों स्तर की सरकारें नागरिकों पर सीधे शासन करती हैं, है ना? केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनका सीधा संबंध किससे होता है? देश की जनता में होता है। तो जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि मैं थोड़ी उलझन में हूं, आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए? है? यह कह रहा है एकात्मक है, संघात्मक है, अथवा केंद्रीकृत है। याद रखोगे बच्चों, भारत कैसा है? संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक है, एकात्मक नहीं है। भारत कैसा है? संघात्मक है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोगों की भी पावर होती है। दोनों का काम आप लोगों को बता दूं कि दोनों पावरफुल आदमी होते हैं। एक होता है राज्य का पावरफुल आदमी, एक होता है प्रदेश का पावरफुल आदमी। समझ में आया बच्चों? संघवाद के लिए क्या, कितनी स्तर की सरकार है? 2। चलो याद करते हैं, कितने स्तर की सरकारें? 2। 2 स्तर। पहला स्तर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक? दूसरा स्तर सीएम मोहन यादव जी, ये राज्य के मुखिया हैं। जो केंद्र के मुखिया हैं, केंद्र मतलब पूरा भारत। ठीक? पहला, दोनों के अपने अपने अधिकार हैं। इनका अधिकार बिल्कुल स्पष्ट है कि इनको पूरे देश के लिए काम करना है। इनको पूरा अधिकार स्पष्ट है कि भैया ये राज्य के लिए काम करेंगे, इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे। ठीक है? अधिकारों की स्पष्टता, अधिकारों का बंटवारा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, भैया जो पैसा ले रहे हो जनता से, पैसा ले रहे हो बहुत सारा टैक्स के रूप में। राजस्व मतलब जमीन के रूप, जमीन का जो कर दिया जाता है। भैया आप घर में रह रहे हो, आपको पता नहीं, आप रेवेन्यू दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। एक तो कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता है कि भैया धन्यवाद, आपने बहुत पैसा दिया, थोड़ा पैसा तुम भी ले लो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ठीक है? तो करों का दोनों के बीच बंटवारा हो जाता है, अधिकारों की स्पष्टता है,
धन का बंटवारा हो जा रहा है। चौथा पॉइंट क्या देखा था लल्ला? चौथा पॉइंट देखा था कि इन सभी में संविधान, इन दोनों को कौन चलाता है, ये किसकी बातों पर काम करते हैं, कि सीएम मोहन यादव जी को क्या काम करना है ये कौन डिसाइड करेगा? उनकी मम्मी या पापा जी डिसाइड नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है और इस किताब में जो बात लिखी होगी वही उनको काम करना होगा। मोदी जी की अम्मा नहीं बताएंगी कि क्या करने हैं। लाला, समझ में आया? संविधान मतलब संविधान, इसमें जहां भी फेडरलिज्म होगा, जहां पर संघवाद होगा, वहां पर संविधान सर्वोच्च होगा और दोनों का उद्देश्य होगा देश को महान बनाना। ठीक। अगला पॉइंट क्या है दादा? अगला पॉइंट मुन्ना क्या है? अगला पॉइंट मुन्ना क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। अगर दोनों लफड़ा करते हैं, केंद्र और राज्य, समझ में आया? अगर कौनू लफड़ा करते हैं तो न्यायपालिका सर्वोच्च होगी। न्यायपालिका दोनों का सुलह कराएगी। अगला पॉइंट क्या होगा भैया? अगला पॉइंट ये होगा कि काम का बंटवारा होगा। काम का बंटवारा होगा, किसको क्या काम करना है, किस विषय पर काम करना है, ये स्पष्ट किया जाएगा। संघ सूची, राज्य सूची अभी मैं आपको बताऊंगा। और अंत में क्या बोला? दोनों नागरिकों पर सीधा शासन करेंगे। इनका शासन जो होगा सीधा 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 जनता से होगा मेरे प्यारे साथियों। जनता के साथ सीधा संबंध होगा। मजा आ गया? सातों स्तर याद हो गए? फिर से एक बार याद कर लेते हैं सर, फिर से एक बार याद करो। दो गुड्डा गुड़िया याद है? मतलब दो स्तर। दो स्तर हैं तो इनको पावर भी देनी पड़ेगी, तभी तो ये उचकेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है, पावर ही नहीं मिलेगा तो लुल से पड़े रहेंगे जी। ठीक है, तो पहले में दो स्तर, दूसरे में पावर मतलब शक्ति या इसको अधिकार, फिर दोनों के बीच काम का बंटवारा, फिर धन का बंटवारा मतलब टैक्स मतलब कर का, दोनों के बीच बंटवारा, झगड़ा होगा तो न्यायपालिका। इन सब ये किसका कहना मानेंगे? तो सर्वोच्च कौन होगा दोनों में? तो संविधान होगा। ठीक। और इनका सीधा 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 मतलब ये है कि ये सीधे जनता से कनेक्ट रहेंगे। ये रट लो। एक क्वेश्चन अगर आया तुमको कोई नहीं रोक सकता। भारत कैसा देश है? संघात्मक है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था, भारत संघीय देश है पर इसमें मजबूत केंद्र की व्यवस्था है। ममता जी चाहे जितना मोदी जी से लड़ ले, कुछ नहीं कर सकती। रहना भारत में ही पड़ेगा, पर लड़ने का भी उसको अधिकार दिया गया है। मतलब ये है कि भारत महान है, भारत के पास शक्ति ज्यादा है, राज्यों के पास शक्ति कम है। सर भारत अलग है क्या? राज्य अलग है क्या? ना मुन्ना ना, टेंशन नहीं लेना, आप भी ठीक करके देता हूं मैं। भारत का मतलब ये सारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव नागर, दादर नागर हवेली। समझ आ गया सभी को? तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों, और इन सब को मिलाकर हम कहते हैं भारत। तो भारत का एक स्तर होता है, उसे कहते हैं केंद्र सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री होता है जो पूरे देश के लिए काम करता है। पर हर राज्य में मुख्यमंत्री होता है जो सिर्फ अपने राज्य के लिए काम करेगा, दूसरे राज्य में कभी काड़ी माड़ी नहीं करेगा। समझ में आया? मोहन जी मध्य प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के लिए काम करो। योगी जी उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश के लिए काम करो। कौन किसी का इसको इचिक बिचिक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ, ठीक। सब अपना अपना काम करो। ममता जी बंगाल में कुछ कुचुर पुचुर जितना करना है बंगाल में करो।
ठीक है, इधर उधर टीटा टीटा पर नहीं करने का, समझ में आया। पर इनकी शिकायत रहती है मोदी जी से, मोदी जी पैसा नहीं देते। जहां बीजेपी की सरकार रहती है, केंद्र में भी राज्य में, मोहन जी कहते हैं मेरे प्यारे मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, है ना, तुमसे ही सब ठीक ठाक होता है, तुम्हारे चरणों में हमारा नसमस्तक काका कहते रहते हैं सीएम मोहन जी। मजबूत कौन है? केंद्र है। मोदी जी कहते हैं लल्ला तुम कहीं भी कच्चा कर पकड़ कर लो, कौनू कच्छु नहीं होने वाला है, हम जो कहेंगे वही होगा। पर ऐसा नहीं कुछ भी कह देंगे। ठीक, ठीक वैसे ही जैसे दादाजी और पापा जी, पापा जी के पास भी पावर है, दादाजी के पास भी पावर है। पापा जी थोड़ा बहुत कचर पचर करेंगे, दादाजी लपड़ा देंगे उनको, ठीक है। बोले परिवार में ही रहने का, अलग नहीं रहने का, अलग से तेरा चूल्हा नहीं जलेगा लल्ला, तू एक ही है मेरा मुन्ना राजा, समझ में आया। तेरे से मेरा परिवार नहीं बना है, मैंने तेरे को पैदा किया है, ठीक है। ठीक वैसी बात यहाँ पर भी है मुन्ना, कि भारत में संघीय व्यवस्था, भारत संघीय देश है, पर इसमें मजबूत केंद्र की व्यवस्था है। इसमें तीन सूचियां हैं, तीन सूची, कौन कौन सी? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और एक है लल्ला समवर्ती सूची। अभी ठीक करके देता हूं, क्या लफड़ा है भैया सूची का। ये जैसे संघ सूची बोला, मतलब केंद्र सरकार किन किन विषयों पर काम करेगी, है ना। अब पूरे भारत के लिए काम कर रही है, तो तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, मतलब यहां पर उन कामों की लिस्ट है जिसमें पूरे देश के लिए काम करेंगे, पूरे देश के महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची, जैसे अगर राज्य सरकार कोई नियम कानून बनाएगी, कोई योजना बनाएगी, तो अपने राज्य के लिए बनाएगी, पर अपने राज्य में भी उनका एक दायरा है, ठीक है। जैसे तुम क्लास 10th वाले हो, क्लास 9th वाले हैं, है ना, तो क्लास 9th वाले भी खेल में भाग लेंगे, 10th वाले भी खेल में भाग लेंगे, पर दोनों का से पर्टिकुलर दोनों अलग अलग ही तो है ना, है वो एक ही स्कूल में, पर काम करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। सब अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो इस सूची में क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। समवर्ती सूची, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करें, मिलकर काम करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करें, मिलकर कार्य करें, ठीक। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कार्य करें। ठीक, तो ये हो गई तीन सूचियां। संघ सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे शामिल होते हैं। राज्य सूची, जिसमें राज्य के महत्व के विषय शामिल। समवर्ती, जहां पर कानून दोनों मिलकर, मतलब इस सूची में संघ और राज्य दोनों के विषय शामिल होते हैं। याद रखना कितने प्रकार की सूची, तीन, ठीक। संविधान में राज्यों को अलग पहचान दी गई है ना। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना, ठीक, और इसमें कुछ विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब हम थोड़ा सा अगले स्टेप में जाते हैं, संविधान में राज्यों की क्या स्थिति है। देखो, अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक कहानी बताता हूं। देखो बेटा, ये जो आप भारत का नक्शा देख रहे हो, ये भारत का नक्शा, ये भारत है।
जब 15 अगस्त 1947 को बेटा देश आजाद हुआ था, मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा देश जब आजाद हुआ ना, आजाद हुआ था, तो उस समय भारत बहुत ही बुरी स्थिति में था। क्यों? पाकिस्तान बन गया था यार, भारत का ही हिस्सा था। क्योंकि पहले अगर नक्शा देखते आजादी के समय, है ना, आजादी के पहले, तो इसमें पाकिस्तान भी हमारा देश था, हमारा ही हिस्सा था, अखंड भारत था ये। लेकिन आजादी मिली, आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो बड़ी विडंबना थी। विडंबना कैसी बेटा? विडंबना कुछ इस प्रकार थी कि यार इस देश को कैसे आगे लेके जाया जाए। क्योंकि जब देश आजाद हुआ ना बेटा, तो जैसे आज आप देखते ना अलग अलग राज्य, है ना, को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये 28 राज्यों के नाम। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था बच्चों? ये था अलग अलग भागों में बटा। कुछ थे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, है ना, और कुछ कमिश्नरी एरिया थी, और कहीं कहीं पर आपको रियासतें मिलती थी, है ना। भारत के कुछ कुछ हिस्से को कमिश्नरी एरिया के नाम से जाना जाता था, कुछ हिस्से को ब्रिटिश प्रांत और रियासतें। ब्रिटिश प्रांत उन हिस्सों को बोलते थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती थी। पर अब तो हम आजाद हो गए थे, अब हम इनके हिसाब से भारत देश को क्यों रखे भाई? हुँ? हम तो अपने हिसाब से रखेंगे ना। तो आजादी के बाद एक आयोग बना, एस के धर आयोग। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में उनको एक काम दिया। किसने दिया? प्राइम मिनिस्टर उस समय जवाहरलाल जेएल नेहरू जी थे। इन्हें बोला यार देखो, हम फिर से हमारे देश को एक अच्छी स्थिति में लाना चाहते हैं, तो हमारा देश कैसा होना चाहिए, हम राज्यों का गठन करना चाहते हैं, किस आधार पर करेंगे। एक व्यक्ति थे एस के धर, पूर्व जज थे, इनको बोला। तो बोले हम, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट दी और बोला हम हम प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक मतलब हम देखेंगे कि किसका कौन सा क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, कितने क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोगों के बीच हम व्यवस्थित शासन व्यवस्था चला पाएंगे, उस आधार पर हम राज्यों का गठन कर लेंगे। पर गांधी जी ने झुंझुना छोड़कर गए थे भारत के लोगों को, मतलब तब गांधी जी निपटे नहीं थे। गांधी जी का कहना यह था, पहले भारत को जब एकत्रित कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, सब लोगों को जोड़ रहे थे, तो उनने बोले थे कि देखो आजादी मिलने दो, फिर हम, क्योंकि उस समय एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ नहीं पा रहा था, अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाषा के लोग थे, एकजुट नहीं हो पा रहे थे, तो बोला कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे। उन्होंने अलग अलग भाषा के लोगों को इकट्ठा कर लिया और सबके बीच में खुद सेतु का काम करे, पुल का काम कर लिए थे। खैर, अब हुआ ये कि दोनों को, इन गांधी जी ने बोल रखा था साउथ के लोगों को कि यहाँ पर जो जिस भाषा को बोलेगा उतने लोगों को इकट्ठा करके हम वहां पर एक राज्य का गठन कर देंगे। तो जैसी इसकी रिपोर्ट आई एस के धर साहब की, तो इनको चुल्ल मच गई। चुल्ल क्या मच गई? सर जी, इस असुर का कह रहा है प्रशासनिक आधार पर, मतलब हम हमारे राज्य में आधे तमिल रहेंगे, आधे तेलुगु रहेंगे। इनका दिमाग खराब हुआ। इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने विरोध व्यक्त किया। बोले ठीक है, हम एक और कमेटी बनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, एक जेवीपी, एक समिति बनी बेटा, समिति बनी। ठीक। अब इस समिति ने बोला कि चलो हम देखते हैं भैया, हो सकता है बुजुर्ग आदमी थे एस के धर साहब, इनको नहीं समझ में आया होगा, हम देखते हैं कि कैसे किस आधार पे। इनने भी दौरा करे, इनने भी फलाना ढिमका लगाए। बोले यार अगर हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन करेंगे तो हमारे भारत में 100 से ज्यादा राज्य बन जाएंगे, ज्यादा राज्य बन जाएंगे। और जब ऐसा करेंगे पूरी खिचड़ी बन जाएगी यार, ऐसा थोड़ी ना। क्योंकि ठीक है यहाँ पर 2-3 भाषा के लोग, अरे ऊपर आओ तो साला 50 भाषाएं हैं,
फिर कल को कोई क्षेत्रीय भाषा नई भाषा बोलेगा तो बोलेगा नहीं अब नया देश बनाओ। तो साला भारत देश में 200 तो अलग राज्य ही बन जाएंगे, तो यार खिचड़ी पक जाएगी। बोले नहीं यार, इनने भी बोले कि नहीं हम तो प्रशासनिक आधार पर करेंगे, जहां पर लोगों के बीच हम अच्छे से शासन व्यवस्था चला पाए, उनकी मांगों को पूरा कर लें, देश का विकास कर पाए, इस आधार पर हम करेंगे। फिर ससुरा साउथ वाला एक व्यक्ति था, इसको खतरनाक चुल्ल चढ़ी। अभी मैं बताता हूँ क्या चुल्ल चढ़ी। इसका विरोध हो गया, भैया हमको तो तुम पे विश्वास हो रहा था, अब तो तुम भी हमारे खिलाफ बोल रहे। चलो एस के धर साहब का तो समझ में आ रहा था, तुम भी ऐसा करने लगे, विरोध हुआ। एक श्री रामल्लू नाम के व्यक्ति थे, श्री रामल्लू, इसने तो अनशन ही रख लिया भैया, अनशन रख लिया। और अनशन में कितने दिन का, 56 दिन तक ससुरा कुछ नहीं खाया। क्या होगा लल्ला, क्या होगा? मर ना जाएगा? ये मर गया। लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, भैया बोले ये व्यक्ति मांग कर रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, ये मर गया। लोग भयानक झगड़े होने लगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले चलो ठीक है। अभी तुरंत में उन्होंने बोला कि चूंकि आंध्र प्रदेश के थे, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अभी तुरंत में तो हम तुम्हारी मांग मान लेते हैं। और इन्होंने इनके आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का, आंध्र प्रदेश राज्य का क्या कर दिया, गठन कर दिया। याद रखना बेटा, भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, है ना, जिसके किसके आधार पर गठन किया गया था बेटा? तो भाषा के आधार पर गठन किया गया था, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को एस्टेब्लिश किया गया था। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब फिर से, पर बात खत्म नहीं हुई थी, बात खत्म नहीं हुई थी। अब फिर से राज्यों को बोले भैया इनकी मांग तो मांग ले, लेकिन अभी काम नहीं बना है। इन्होंने भारत में फिर से एक फजल अली के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, इन 3 लोगों को बिठाला और 1953 में इसका नाम दिया गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का क्या किया गया बेटा? गठन किया गया। अरे यार, फजल अली आयोग का गठन, किसका गठन हो गया? फजल अली आयोग का गठन करा दिया गया। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में रिपोर्ट दी। इन्होंने बड़ा बैलेंसिंग फैसला किया। बोले जहां पर किसी क्षेत्र में अगर 70% से ज्यादा एक भाषा के लोग निवास करते हैं तो उसका गठन भाषा के आधार पर कर दो। और अगर 30% से ज्यादा, मतलब 70% कम 40% लोग अगर अलग अलग भाषा के निकले तो वहां पर प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर राज्य का गठन कर दो। खुश हो गए। भारत सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाई, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ये प्रश्न आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1956 में बना। और इसके आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना। और इसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का क्या कर दिया गया बेटा? गठन कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का गठन हो गया। ठीक। फिर धीरे 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 प्लस होते गए, है ना। आर्टिकल 3 में दिया गया था कि 2 राज्य अगर ज्यादा बड़े हैं तो अलग अलग करते जाओ। तो वर्तमान में ये बढ़कर 28 राज्य हो चुके हैं, प्लस 8 यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अभी कैसे बनते आगे चलकर आपको पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको कहानी समझ में आ गई। और वहां से फिर राज्यों को एक अलग पहचान मिली। तो उसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी, अब आपको समझ में आ जाएगा। और एक अत्रि अमन ट्रिक है, ये याद रखना, अनुच्छेद 371 के तहत इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये बड़े अलग थे, भारत से ये इनका
जुड़ाव नहीं था देखा जाए तो भारत से ये अलग। ये जो इधर 7 बहनें हैं ना, इधर सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना। तो ये जो 6 राज्य हैं ये अलग सलग ही थे। इनके आदिवासी लोग रहते थे, मैती, कुकी, गारो, खासी, जैंतिया, ये जनजाति लोग रहते थे। अब इनका अपना कोई कल्चर नहीं, इनके अपने ही राजा महाराजा हुआ करते थे। भारत के लोगों को लगा भैया जी अपने ही है यार, अपने ही लोग हैं, बड़ा मस्त है, नेचुरली भी अपना ही है, भारत को मैं जोड़ लूं। इन लोगों को धीरे धीरे मनाए बनाए और बोले हम तुमको स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे। तो आर्टिकल 371 के तहत विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त किया। तो यहां से अगर क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो उसमें आ जाएगा असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, क्लियर है। रोना नहीं है, हंसना है, हंसते रहना है। ठीक है, चलो अब आता है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती, संघीय शासन की नींव। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, कानून का निर्माण होता है, केंद्र और राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाते हैं। ठीक। दूसरी चीज, विवाद का समाधान, सर्वोच्च न्यायालय विवादों का अंतिम समाधान करता है। ठीक। तालमेल, तो राज्यसभा केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करती है ना। जैसे संसद है, संसद हमारे देश की एक ही है। यहां पर एक तरफ लोकसभा है और एक तरफ राज्यसभा है। लोकसभा जो है पूरे देश में अलग अलग राज्यों से सांसद चुनकर आते हैं। ठीक। और राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के विधायक क्या करते हैं, सांसद चुनते हैं। लोकसभा का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। ठीक है। और राज्यसभा का चुनाव जो हमारे राज्यों की जो विधानसभा के विधायक होते हैं, है ना बेटा, वो विधायक क्या करते हैं, वोट करते हैं राज्यसभा के सांसद को। ठीक। तो राज्यसभा जो होती है, यहां पर जो लोग बैठे होते हैं ये अलग अलग राज्यों से होते हैं, और ये अलग अलग राज्यों का या ओवरऑल भारत में जो राज्य हैं, है ना, स्टेट हैं, उनका क्या करते हैं, नेतृत्व या उनका पक्ष पूरे देश के सामने रखते हैं। संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन दोनों स्तरों की सहमति से होते हैं। संविधान में किसी भी प्रकार का अगर संशोधन करना है तो अकेला केंद्र सरकार नहीं कर सकती, राज्य सरकार भी उसमें शामिल होती हैं या राज्य से भी पूछा जाता है ना। पर सभी संशोधनों में नहीं पूछा जाता, कुछ कुछ संशोधन, कुछ कुछ मुद्दे होते हैं जहां पर राज्य सरकार को भी पूछा जाता है ना। ठीक है बेटा, चलो अब भाषाई राज्य। भाषाई राज्य की कहानी मैंने आपको बता दिया। भाषाई राज्य की कहानी मैंने आपको बता दिया किस आधार पर, तो 2 अक्टूबर 1953, है ना, किसके विरोध में, जो जेवीपी समिति बनी थी इसके रिपोर्ट के विरोध में, श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन रखा था। अब आप तो समझ ही गए होंगे ना, उसी आधार पे आंध्र प्रदेश का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ये पहला राज्य था। उसके बाद 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और उसके आधार पर यह बोला गया कि कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। उनमें से एग्जाम्पल अगर देखें तो पंजाब राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है।
चलो, क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, भाषाई राज्य। अब भाषा नीति, भारत में भाषाओं को लेकर क्या स्थिति है? तो हमारी हिंदी जो है बेटा, ये राजभाषा है ना। और हमारी देवनागरी लिपि, अगर भारत की आपको पूछा जाए कि भारत की राजभाषा कौन थी, हिंदी है ना। और भारत की लिपि कौन सी है बेटा, तो देवनागरी है ना। अंग्रेजी जो है सपोर्टिंग लैंग्वेज है, सपोर्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि काफी समय से क्या था कि हमारे अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी भाषा का भी अपना महत्व हो गया था। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं। देखो, पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 में, कितनी भाषाएं थी बेटा? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। ठीक। उसके बाद में संशोधन हुआ, एक और भाषा जुड़ी, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन था, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967, इसमें ऐड की गई सिंधी भाषा। ठीक। उसके बाद क्या होता है फिर? और 3 भाषा, न म क, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। ये 3 भाषा जोड़ी जाती हैं कब? 71वां संविधान संशोधन होता है बेटा, 71 नंबर का। और ये होता है 1992 में होता है। कितनी भाषाएं? एक मतलब 71, दो मतलब 1992, कितनी भाषाएं? 3 भाषा जोड़ी गई। फिर उसके बाद में 4 भाषा, इसको कहते हैं BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, है ना। और ये होता है 92वां संविधान संशोधन, कब होता है ये? 2003। तो 2, 3, 4 भाषाएं जोड़ी जाती, ऐसी टोटल बेटा वर्तमान में 22 भाषाएं, याद रहेंगे। सभी भाषाओं का सम्मान, किसी भाषा को कम या ज्यादा नहीं माना गया, इससे देश की एकता और विविधता बनी रही। ठीक, ये भाषा नीति रही। 1965 में अंग्रेजी का प्रयोग बंद होना था, पर गैर हिंदी भाषाई प्रदेशों में मांग की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। मतलब पहले ये था संविधान लागू होने के बाद कि देखो 1965 तक ही हम हिंदी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। लेकिन साउथ के जो लोग थे उनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी, है ना। तो उन्होंने बोले कि नहीं भैया, है ना, इंग्लिश तो रहेगी यार, और आज तक चल रही है। ठीक। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या होता है? केंद्र राज्य संबंध जो है, संविधान में मजबूत केंद्र की व्यवस्था है, दोनों के बीच संबंध होना चाहिए, तब तालमेल जब तक नहीं होगा तब तक कैसे बैठेगा, है ना। राज्य कुछ और शक्तियां मांग रहे हैं, मतलब ये राज्य हैं सारे लोग, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये केंद्र है, ये कह रहे भैया हमको भी शक्ति दे दो ना। तो राज्यों की शक्ति यहाँ पर रखी है, केंद्र धीरे धीरे देता है, मांगने पर देता है। ठीक है बेटा। हाँ, तो जैसे विधायी अधिकार कैसे आवंटित किए जाने चाहिए, मतलब नियम और कानून बनाने को लेकर दोनों के क्या अधिकार हैं। ठीक। तो रक्षा और विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है, यह केंद्र का अधिकार है। राज्य, पुलिस और कृषि ऐसे स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से संयोजित करती है। अरे भैया देखो, तुम्हारे गांव का कोई मुद्दा है ना, तो देश के प्रधानमंत्री जी सुलझा देंगे क्या? गांव में नाली नहीं बन रही तो सरपंच ही सुलझाएगा ना बेटा। उसके लिए मोदी जी को ले आओगे कि तुम हर गांव गांव में नहीं ला सकते ना। तो ऐसी राज्य के कुछ मुद्दे होते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर के मुद्दे हैं, वो यूपी के अंदर के मुद्दे हैं, बिहार के कोई समस्याएं हैं, तो वो बिहार की सरकार कंप्लीट करे। उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार क्यों? मोदी जी को उसका सपोर्ट करना चाहिए, केंद्र, मोदी जी मतलब केंद्र सरकार। ठीक। कुछ विषय केवल केंद्र के पास है, मतलब ये बताना चाह रहा है केंद्र राज्य संबंध में अधिकतर पावर केंद्र के पास होती है, केंद्र ज्यादा पावरफुल है ना। कुछ विषय सिर्फ केंद्र के पास है, जैसे रक्षा और विदेश नीति, ठीक है, पूरे देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। भाई राज्य सरकार तो नहीं करेगी, फिर कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? 28 राज्य हैं, सब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। कुछ विषय राज्यों के पास में, जैसे पुलिस, पुलिस कितनी भर्ती करना है, पुलिस कितने घंटे काम करेगी, पुलिस की क्या व्यवस्था है, ये राज्य के पास में है। और कृषि, कृषि कृषि किसका हिस्सा है? राज्य सरकार का हिस्सा है। कुछ विषय केंद्र और राज्य दोनों के पास होते हैं, जैसे शिक्षा और विवाह,
शिक्षा को लेकर जैसे अभी आपने देखा होगा कि पहले एमपी बोर्ड की किताब होती, अब एनसीईआरटी की लागू कर दी गई है, क्योंकि 2020 से, है ना, शिक्षा जो है ये केंद्र और राज्य दोनों का कॉमन सब्जेक्ट हो गया, दोनों इस पर नियम कानून बना सकते, पर लागू किसका होगा? जो केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक। कुछ विषय केंद्र और राज्य दोनों के पास होते हैं, जैसे शिक्षा केंद्र सरकार के पास में भी है, केंद्र सरकार भी नियम कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी। विभाग के नियम कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। किसी विवाद में केंद्र का कानून मान्य होता है अगर दोनों ने, मान के चलिए बच्चों के संबंध में मैं बात कर रहा हूं, कैसे? बच्चे दो ही अच्छे, ठीक, और आगे चलकर केंद्र सरकार ने कानून बना दी कि बच्चे दो ही अच्छे नहीं, बच्चे एक ही अच्छे, और राज्य सरकार कह रही है बच्चे तीन ज्यादा अच्छे, तो फिर उस समय केंद्र सरकार का कानून लागू होगा, है ना? बोले ना राजा ना, हम देश की में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सब कर रहे हैं और तुम जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हो। हाँ, अगर राज्य भी बोले कि बच्चे दो ही अच्छे, केंद्र भी बोले कि बच्चे दो ही अच्छे, तो बिल्कुल दो ही अच्छे। बल्कि राज्य ये कर दे कि एक ही होना चाहिए, तो केंद्र सरकार वहां पर सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके विरुद्ध नहीं जा रहा है, वो तो दो की बात कर, फिर भी ये एक देश का हित शामिल है ना बेटा। ठीक है। लेकिन 1990 के बाद कई क्षेत्रीय दल उभरे और राज्यों में सत्ता हासिल कर ली। इस प्रकार राज्यों द्वारा अधिक स्वतंत्र निर्णय लिए जाने लगे और संघीय व्यवस्था लागू हुई। मतलब हमारे पास में क्या हो रहा था कि केंद्र के पास अलग मुद्दे, राज्य के पास अलग मुद्दे, लेकिन केंद्र को धीरे धीरे मजबूत किया गया, क्योंकि राज्य में क्या था, जो स्टेट के लोग थे वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, मतलब अलग अलग दल उभरने लगे, है ना? तो इससे थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो गई। जो ये जो संबंध अच्छे खासे बन रहे थे ना, संबंधों में टकरार आ गया 1990 के बाद। राज्य सरकार मानना नहीं केंद्र की, जो करना करेंगे हम, ऐसा करेंगे, तुमका बवाल हो क्या, तुम सब कुछ हो क्या। केंद्र भी थोड़ा सा बेचारा कमजोर हो गया था उस समय, है ना? मजबूत प्राइम मिनिस्टर नहीं था, इंदिरा गांधी मर गई थी, राजीव गांधी भी मर गया था, उसके बाद कोई बड़ा ऐसा नेता उभर कर नहीं आया था। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के जो क्षेत्रीय दल थे, है ना, उनने थोड़ा सा प्रभाव स्थापित किया था। ठीक है। तो फिर संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर लागू हुई कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, शक्तियों को और बंटवारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? और बंटवारा क्या किए कि भारत में विकेंद्रीकरण हुआ, केंद्र सरकार का बोझ कम करना, है ना, लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाना। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण के पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि केंद्र सरकार का बोझ कम होना, विकेंद्र मतलब केंद्र के पास जो पावर है वो धीरे धीरे नीचे के लोगों को बांट दिया जाए, जिसमें लोकतांत्रिक भागीदारी बनाना। जब पावर धीरे नीचे नीचे स्तर पर जाएगी, है ना, अगर घर में एक दादाजी के पास जो पावर है उसकी मान के चलिए 10 पावर दादाजी के पास है, पापा जी के पास 5 है, मम्मी के पास एक ही है, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाया जाए कि दादाजी के पास 5 ही रहे, पापा जी के पास भी 5 रहे, मम्मी को भी 5 पावर दे दी जाए और तुमको भी 2-4 पावर दे दी जाए, सबसे निचले स्तर के लोगों को, तो तुम्हारी भी इन्वॉल्वेशन बढ़ जाएगा। वैसी स्थानीय समस्याओं का प्रभावी समाधान, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का स्कूल कहा जाता है। तो ये भारत में विकेंद्रीकरण के कुछ पॉइंट्स है बेटा, जो आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, स्थानीय स्वशासन को अधिक शक्तियां कैसे दी गई? तो हमारे यहां पर पहले क्या था, केंद्र सरकार थी, पूरे देश के लिए काम करती थी, पूरे देश के लिए कार्य करना, और दूसरा स्तर था राज्य सरकार, राज्य पूरे राज्य के लिए काम करती थी। पर एक और स्तर उसको बोला गया, तीसरा स्तर, इसे कहा गया स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, इनको भी पावर दे दी गई। जो राज्य के पास थोड़ी बहुत पावर थी वो इनमें बांट दी गई।
तो राज्य का भी काम कम हो गया, इनके पास भी पावर आ गई और यहाँ पर जनता और इन्वॉल्व हो गई और जुड़ने लगी, क्योंकि भाई जनता में से ही कोई एक व्यक्ति पंचायत का सरपंच बनेगा, उप सरपंच पंच बनेगा, नगर पालिका अध्यक्ष या पार्षद बनेगा, नगर निगम का अध्यक्ष या पार्षद बनेगा, है ना। तो तीसरे स्तर को सशक्त बनाने के लिए 1992 में यह अधिनियम लाया गया था। एक 73वां और 74वें नंबर का क्या होता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कब होता है, 1992 में, है ना। और 73 वाला संविधान संशोधन में बोला गया कि हम पंचायती राज लागू करेंगे और 74वें संशोधन में नगरीय निकाय संस्थाओं को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसमें भी नियमित चुनाव मतलब 5 वर्ष में। इनमें भी अनुसूचित जाति जनजाति, है ना, इनके लोगों को आरक्षित सीटें, गांव में सरपंच का चुनाव होता है ना, तो ये स्थानीय स्वशासन का हिस्सा है। याद रखना, गांव की पंचायत स्थानीय स्वशासन का हिस्सा है। महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है ना। राज्य को एलएसजी को वित्तीय सहायता देनी थी। राज्य को मतलब जो हमारी जो स्टेट, हाँ, लोकल स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं, जो स्थानीय स्वशासन हम जो बोलते हैं, तो इनको सहायता कौन देता है, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। इनको पैसा कहां से आता है, तो पैसा देती है राज्य सरकार। और इनका चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का भी क्या किया गया बेटा, गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए, स्थानीय स्वशासन की संरचना कैसी, ग्रामीण स्वशासन में आता है जिला परिषद, है ना, ब्लॉक। और ये गांव में चुनाव नहीं होते, तुमको याद है, जिला पंचायत, 2 पत्ती, हैंड पंप, है ना ऐसे चुनाव चिन्ह के चुनाव होते हर 5 साल में। हाँ, तो उन्हें कहते हैं ग्रामीण स्वशासन कहा जाता है, जिसमें जिला परिषद आती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति आती है, और सबसे छोटा स्तर या प्रारंभिक स्तर होता है बेटा पंचायत, है ना। राजनीति में जाना है, पहले सरपंच बनो, फिर बीडीसी बनो, फिर जिला सदस्य बनो, फिर अगर गांव शहर में रहने लगे तो नगर पालिका अध्यक्ष बनो, बनते 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 विधायक और सांसद बनो, फिर प्रधानमंत्री बन जाओ। ठीक है, चलो, स्थानीय शासन ग्राम स्तर पर ग्राम सभा द्वारा गठित की जाती है। ये इसके कार्य वगैरह दिया है और इसकी अध्यक्षता सरपंच करता है। तो ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है ना। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा गठित, मतलब गांव के सभी लोगों का समूह, है ना। गांव के सभी लोग ग्राम सभा के व्यक्ति कहलाते हैं। इनका अध्यक्ष सरपंच होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, पंचायत के सदस्य होते हैं, है ना। बीडीओ अधिकारी यहाँ पर होता है ना। तो ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, जैसे जनपद सदस्य, है ना, और बहुत सारे जनपद सदस्य होते हैं। फिर इनका एक जनपद अध्यक्ष चुना जाता है, ये सब आप लोग जानते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, तो इसमें जिला सदस्य बनते हैं और जिला सदस्य अलग अलग होते हैं, और उसमें से एक को किसी को जिला का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। और इन सब के चुनाव प्रत्येक 5 साल में होते हैं, है ना। और इनके लिए जिस चुनाव आयोग, कौन इनका चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का एक ही काम है कि स्थानीय पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव करवाना। चुनाव 5 साल में होता है और सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। समझ में आया, हाँ, ठीक है बेटा। और स्थानीय स्वशासन की संरचना में अपन आते हैं शहरी स्वशासन कैसे होते, तो शहर में नगर पालिकाएं होती हैं और नगर निगम होते हैं, याद रहेगा सभी को। ठीक है, और इनमें वित्तीय आवश्यकताएं जो है राज्य पूरी करता है। मतलब स्थानीय स्वशासन की कमियां क्या हैं कि राज्य इनकी पूर्ति करता है तो पूरी तरीके से नहीं हो पाती, है ना। बैठकें बराबर गांव के लोग हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, है ना। और महिलाओं की उतनी भी भागीदारी नहीं रहती। गांव घर में क्या है, महिलाओं को पीछे ही करने में लगे रहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको 2 बार 3 बार आप रिवीजन कर लेना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने शॉर्ट में आपको, ताकि रिवीजन कर पाए, यहाँ से क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी यूट्यूब पर करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।